नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। आज हम आपको दिखाएंगे पूर्वांचल के बाहुबलियों और माफिया डॉन को लेकर आज आई बड़ी खबरों की। साथ ही आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे वाराणसी और आजमगढ़ के बारे में तफसील से। लेकिन सबसे पहले बात ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग की। सपा से गठबंधन खत्म होने के बाद सपा अध्यक्ष इन दिनों ताबड़तोड़ पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं, लेकिन अपनी सियासी तैयारियों के बीच ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर जुबानी हमला भी लगातार जारी है। आज ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ अखिलेश यादव की पदयात्रा पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि अखिलेश के हालिया चुनावी फैसले को लेकर भी उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी और सपा के बीच गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच मानो बयानों का गुरिल्ला वॉर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर में किसी और दल की आत्मा घर कर गई है, लेकिन अब राजभर ने एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर ही भाजपा से मिली भगत का आरोप लगा दिया है। एमएलसी का अभी पर्चा भरा गया और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 5 साल मुख्यमंत्री थे और इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि एमएलसी के प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर इतने भर से नहीं रुके। जिन अखिलेश यादव को चंद महीनों पहले ओम प्रकाश राजभर फिर से मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, वही राजभर अब आज एमएलसी उपचुनाव में सपा का पर्चा रद्द होने की घटना को लेकर अखिलेश यादव की राजनीति परिपक्वता पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो अभी इनडायरेक्ट समर्थन उधर जहां जो बोल रहे हैं रथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो पहले तो फाइनल तो करें कि हम इनडायरेक्ट उधर नहीं हैं। वहीं इसी महीने से शुरू होने जा रही समाजवादी पार्टी की पदयात्रा पर भी ओम प्रकाश राजभर लगातार तंज कस रहे हैं और अखिलेश यादव की पदयात्रा को अपनी उपलब्धि बता चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अखिलेश यादव की तरफ से राजभर के इस नए हमले पर क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अखिलेश यादव ने घर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सिर्फ खुद को राष्ट्रवादी प्रचारित करती है और जो भाजपा के साथ नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी आज से नहीं पहले से कर रही है और हमारा तो बचपन गुजरा है मिलिट्री स्कूल में। हमारे साथ के लोग सीमा पे खड़े हैं, तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि वो राष्ट्रवादी है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो ये हमेशा होता रहा है और झंडा रोड कब नहीं हुआ, हमेशा होता रहा। हर घर तिरंगा अभियान के साथ आप भी हैं, समाजवादी नहीं, हम नहीं, हमारा तरीका दूसरा है। मैं चाहूँगा कि 9 अगस्त को आप आएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे जो तिरंगा अभी तक नहीं लगाए? लग गया तिरंगा? मैंने सुना है कि एक हेडक्वार्टर है जिसमें बहुत बरसों तिरंगा नहीं लगा था। क्या आप नाम बोल सकते हो उस हेडक्वार्टर का? क्या आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा कब लगा, आप बता सकते हो क्या? जैसे मदर पार्टी, ये उनका सहयोगी संगठन है बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है। अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस गुट को मिली बड़ी कामयाबी। भारत निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और अपना दल एस को चुनाव आयोग ने क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। ये बड़ी कामयाबी है अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस गुट के लिए। तो देखो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चीज हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर यह दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश में सपा के बाद अपना दल एस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जिसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। और बीएसपी एक पार्टी है जिसके सामने वजूद का संकट ऐसा है कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीनने की नौबत आ गई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पहले ही बसपा छीन चुका है, लेकिन अपना दल एस ने एक बड़ी तरक्की की है, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। और अब बात आज पूर्वांचल के अपराधी और माफिया से जुड़ी 3 खबरों की।
पूर्वांचल में अदावत की मिसाल के तौर पर पहचाने जाने वाले दो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह को लेकर आज अदालतों के दो बड़े फैसले सामने आए। वहीं आज पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को एसटीएफ की रिमांड में भेजा गया। विष्णु मिश्रा की निशानदेही पर तलाशी के दौरान पुलिस को AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस मिली है, जिसके बाद विष्णु मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई। लेकिन मुसीबत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की भी बढ़ी है, जिसकी जमानत अर्जी को आज MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 3 ऐसे मामले सामने आए जो सीधे अपराध से जुड़े हैं, पूर्वांचल से जुड़े हैं, अपराध और राजनीति से जुड़े हुए हैं। आज सिर्फ मुख्तार अंसारी के बेटे के लिए ही बुरी खबर नहीं आई, बल्कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई। आज गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की 50 लाख कीमत की जमीन को कुर्क कर दिया। पत्नी के नाम दर्ज है। मुख्तार अंसारी के गृह नगर मोहम्मदाबाद के जफरपुरा मोहल्ले में 50 लाख की अवैध संपत्ति जो मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम से दर्ज थी, उसे कुर्क करने की कार्रवाई की गई। अफशा अंसारी की जमीन पर निजी कंपनी का टावर भी लगाया गया है। उसे जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया है। आज हम लोग जो है इस गैंग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी, इनके पत्नी के नाम पे इन्होंने एक प्रॉपर्टी रखी हुई थी। उसकी कुल मार्केट वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है। उसको आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट में उसको जब्त किया जा रहा है। इन लोगों की बाकी भी संपत्तियां जो है हमारे द्वारा उसका वो फाइंड आउट की जा रही है और इन लोगों के जो भी गैंग मेंबर्स रहे हैं, जिनका नाम गैंगस्टर एक्ट में है, जिनका नहीं है, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है, जिस पर दलितों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मुख्तार के जेल जाने के बाद से उसकी पत्नी अफशा ही उसका काला कारोबार संभाल रही थी। अफशा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। विगत कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी परिवार की कुल 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है और पिछले 1 महीने में मुख्तार अंसारी गैंग की 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। एक तरफ मुख्तार अंसारी के परिवार की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तार के धुर विरोधी ब्रजेश सिंह को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये राहत ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट के फैसले से अब माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को 37 साल के बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया है। वाराणसी की सेंट्रल जेल में बंद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के सलाखों से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि ब्रजेश सिंह को 21 साल पुराने गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड में हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। ब्रजेश के खिलाफ जो दूसरे मामले हैं, उन मामलों में ये था कि उसमें दूसरे लोग गवाह हैं और वो हैं, लेकिन ये ऐसा मामला था जिसमें कि मुख्तार खुद उनके खिलाफ गवाह थे। मुख्तार के ऊपर खुद गोली चलने का वो था, मुख्तार ने अपने ऊपर फायरिंग का आरोप लगाया था। 12 साल से वाराणसी की सेंट्रल जेल में बंद ब्रजेश सिंह 19 में से 15 मुकदमों में बरी हो चुका है। 3 और मुकदमों में ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन उसरी चट्टी मामले में भी आज ब्रजेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। पिछले 1.5 दशक के दौरान 19 में से 15 मामलों में वो बरी हो चुके हैं। 3 मामलों में ऑलरेडी जमानत मिल चुकी थी। ये एक ऐसा मामला था जो कि फंसा हुआ था और ये काफ़ी दिन से लंबित चल रहा था। गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसर चट्टी इलाके में तत्कालीन मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। दोपहर में हुए इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। हमले में ब्रजेश सिंह को भी गोलियां लग गई थी। यही एक मुकदमा ब्रजेश सिंह के जेल से बाहर आने में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था, लेकिन अब 37 साल तक फरारी और जेल में रहने के बाद ब्रजेश सिंह के जेल से बाहर आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो माफिया से माननीय बने थे वो अब सार्वजनिक जीवन में भी सबके सामने होंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। और अब बात जेल में बंद एक और बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की, जिसके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस गया है। विष्णु मिश्रा से STF अब रिमांड में पूछताछ कर रही है और हथियार बरामदगी ने विष्णु की मुश्किलों को और बढ़ा दिया।
देखते जाइए और गिनते रहिए। ये तस्वीर गवाह है पूर्व विधायक विजय मिश्र के कारगुजारियों की। क्योंकि उन्हीं के पेट्रोल पंप से AK-47, 4 मैगजीन और 375 कारतूस बरामद किए गए हैं। विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र को गुरुवार को पुलिस ने कोर्ट रिमांड पर लिया था। इस दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ करने के साथ ही कुछ संदिग्ध जगहों पर ले जाकर जांच भी की है। विष्णु की निशानदेही पर अम्बा में मौजूद बंद पड़े पेट्रोल पंप से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। विष्णु भदोही की जिला जेल में बंद है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बुधवार को STF ने विष्णु की रिमांड मांगी थी, जिसमें न्यायालय ने पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश दिया था। आज माननीय न्यायालय के आदेश से उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था और उसकी निशानदेही पे आज थाना गोपीगंज के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से एक AK-47 राइफल, 4 AK-47 राइफल की मैगजीन्स और 375 AK-47 के कारतूस, इसके अलावा एक अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल और उसकी एक मैगजीन और 9mm के 9 कारतूस, ये उसकी निशानदेही पे एक पेट्रोल पंप से गोपीगंज थाना के अंतर्गत बरामद किए गए। ये 24 जुलाई 2022 की तारीख थी जब महाराष्ट्र के पुणे से उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने विष्णु को गिरफ्तार किया था। 2020 में भदोही जिले में सामूहिक दुष्कर्म मामले में नामजद होने के बाद विष्णु पर 1 लाख रुपए का इनाम था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, 2 दिन के वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और थोड़ी ही देर में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी, ऐसी खबर है। तो आज आजमगढ़ गए थे मुख्यमंत्री, अब वाराणसी पहुंच गए हैं। इस वक्त जो पुलिस लाइन है वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, समीक्षा हो रही है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया और थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी का किला कहे जाने वाले आजमगढ़ में भाजपा का ध्वज लहराने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी पहली बार जिले के दौरे पर पहुंचे और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को जीत दिलाने के लिए पूरे जिले का आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे में आजमगढ़ को कई विकास परियोजनाओं का रिटर्न गिफ्ट भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आजमगढ़ दौरे पर एक जनसभा करते हुए क्षेत्र की जनता को संबोधित किया और भाषण की शुरुआत ये कहते हुए की कि वो आजमगढ़ की जनता का आभार प्रकट करने के लिए आए हुए हैं। मैं ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आजमगढ़ वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव के नतीजों की वजह से अब आजमगढ़ की पहचान बदलने लगी है। लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता श्री दिनेश लाल यादव जी को यहां से विजयी बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। इससे आजमगढ़ की पहचान बदली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव को लोकसभा का कर्ज जिले में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और नए प्रोजेक्ट के जरिए लगातार चुकाया जा रहा है। तो आपने एक ऋण हम पर वोट के रूप में लगा दिया है। इस ऋण से ऋण होने के लिए विकास की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी और कुछ का उद्घाटन भी करने का तो यहाँ कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन कुछ नए और भी प्रोजेक्ट आजमगढ़ के लिए बनेंगे।
आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद ये सीएम योगी का पहला आजमगढ़ दौरा था और इस सीट पर भाजपा की जीत के साथ ही अब योगी सरकार ने आजमगढ़ में विकास परियोजनाएं और तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, झांसी से है। झांसी में कई कारोबारियों के घर और संस्थानों पर आईटी की रेड, 8 अलग-अलग कारोबारियों के घर और दफ्तर पर आईटी की छापेमारी। तो इनकम टैक्स विभाग ने 7 बैंकों के 37 खातों की जांच की है और इसी के आधार पर अब 8 अलग-अलग कारोबारियों के घर और दफ्तर पर छापा चल रहा है। तो बड़ी खबर झांसी से है, जहां पर कई कारोबारी आईटी की रेड की जद में हैं। कई घरों और संस्थानों पर छापेमारी चल रही है। 8 अलग-अलग कारोबारियों के घर दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और ये कार्रवाई जारी है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। आईटी ने 7 बैंकों के 37 खातों की जांच पड़ताल की है, जिसके बाद ये छापेमारी हुई है। कई कारोबारियों के घर और दफ्तरों पर आईटी की टीम मौजूद है, रेड पड़ी है। 8 अलग-अलग कारोबारियों के घर दफ्तर पर आईटी का एक छापा है, जिसके बाद से मचा के हड़कंप। ये बड़ी खबर, 7 बैंकों के 37 खातों की जांच पड़ताल में जो भी बातें निकल करके सामने आई, उसके बाद ये रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर। एक तरफ हमारा देश चंद्रयान 3 भेजने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक एम्बुलेंस अपने मंजिल तक भी नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल, खबर बस्ती जिले से है, जहां एक प्रसव पीड़िता को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस गड्ढे में फंस गई, जिस वजह से महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। पीठ पर बस्ता, हाथ में चप्पल, सैलाब की बाधा, कीचड़ की रुकावट, स्कूल चले हम। ये रास्ता इन बच्चों को इनके भविष्य का रास्ता दिखाने वाले इनके स्कूल की तरफ ले जाता है। वीडियो देखकर ही पता लगता है कि पक्की सड़क तो यहां कभी थी ही नहीं, रही सही कसर बारिश ने बिगाड़ दी। कच्ची सड़क पर सैलाब का कब्जा है। जालौन के कोच विकासखंड के चिरावली गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है, वो ऐसा कीचड़, गंदगी और बारिश के बीच से होकर जाता है। कीचड़ के जिस दलदल वाले रास्ते पर कोई अपना पैर नहीं रखना चाहता, उसी रास्ते से होकर बच्चे रोजाना स्कूल तक का सफर तय करते हैं, जो पूरे 3 किलोमीटर का है, जिस पर इन बच्चों का कभी पैर फिसलता है तो कभी स्कूल ड्रेस खराब हो जाता है। चोट लगना तो जैसे इन बच्चों के लिए रोज की बात है। कच्चे रास्ते पर कलाबाजी इनकी मजबूरी बन गई है। इसी प्रकार पानी में परेशान होकर पर डे आते आप? हाँ? इसी प्रकार कच्चे में परेशान होकर चप्पल उतार के। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो से जिला प्रशासन की निष्क्रियता का प्रमाण मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकारों का साक्षरता बढ़ाने पर पूरा जोर है, तो दूसरी तरफ स्कूल पहुंचने का ये रास्ता अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 3 किलोमीटर ऐसे भेजने आते। हाँ, कच्चे ही मार्ग है सब, पूरा कच्चे मार्ग। अवगत कराते कि पक्का बन जाए तो बच्चे आने जाने में। अच्छा, सुविधा से बच्चे जाने लगे विद्यालय। क्या किलोमीटर यहाँ से आपका विद्यालय है? 3 किलोमीटर है। अच्छा, तो मार्ग कच्चा ही है जी? पूरा कच्चा। इसी मार्ग से आप जाते हैं? इसी मार्ग से। अभी तो इन बच्चों ने आगाज किया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंजाम कैसा होगा, ये सोचकर भी तरस आता है उस सिस्टम पर जिन लोगों के इन रास्तों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि चंद्रयान 3 भी चंद्रमा तक पहुंचेगा, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हमारे सिस्टम में तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जो दिन में चांद सितारे दिखा देते हैं। एक और तस्वीर देखिए। कच्चे रास्ते पर फंसा ये एम्बुलेंस। हमारे सिस्टम की असफलता है, प्रशासन की नाकामी है, सरकारी बाबुओं की काले कारनामों की निशानी है। इसी नाकामी, बदइंतजामी की वजह से एक बच्चे को कीचड़ में फंसी इस एम्बुलेंस में दुनिया देखने के लिए अपनी आंख खोलनी पड़ रही है। सरकारी अस्पताल जाने वाली इस सड़क पर एम्बुलेंस गड्ढे में फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद भी निकाला नहीं जा सका। एम्बुलेंस फंस गई तो प्रसूता अस्पताल नहीं पहुंच सकी। वो तो भला हो सरकारी अस्पताल की स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स का, जिन्होंने देवदूत की तरह मौके पर पहुंचकर डिलीवरी करवाई।
जगह जगह इतना गड्ढा हो गया है। अब आज एक डिलीवरी आ रही थी, उस रास्ते में गड्ढा की वजह से गाड़ी आ नहीं पाई और हमको जाके अस्पताल से दौड़ के रास्ते में डिलीवरी कराना पड़ा। ऐसा नहीं है कि रास्ता सिर्फ बारिश में ही खराब रहता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने तो और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जो रोड अभी नई पटान हुई है, तो जिसके कारण जो है बरसात में एम्बुलेंस को आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है और जगह जगह पे गड्ढे भी हो गए हैं, जिससे कि एम्बुलेंस जो है लगभग हफ्ते भर से जो है अस्पताल पे नहीं आ पा रही है। बदहाली, बद इंतजामी और लचर संसाधन यहाँ की व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सीतापुर के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जिस वीडियो को हम पूरी तरीके से दिखा तो नहीं सकते, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य क्या है ये जरूर बता सकते हैं। वीडियो सीतापुर के गालीबाज टीचर का है, जिसने 5 सेकंड में अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को 10 बार गाली दी, उंगली दिखाकर धमकी दी। सबसे बुरा तो ये हुआ कि पीछे बच्चे जमीन पर बैठे हुए उनकी बातें सुन रहे। छोटे छोटे बच्चों के सामने स्कूल की प्रिंसिपल से बदसलूकी करने वाला ये शख्स सहायक अध्यापक है। नाम है सचिन यादव, जिसकी बेलगाम जुबान का वीडियो अब वायरल हो गया है। गाली क्यों दे रहे हो भाई बच्चों के सामने? देंगे, हम तो देंगे। गई थी हमको। तो हम भी मार देंगे। किसको मारोगे? सबको मार देंगे और जानबूझ के बच्चों को हम भेजेंगे। घर भेजना चाहिए कि हम भेजें? पीड़ित प्रिंसिपल ने वायरल वीडियो में दिख रहे टीचर की पहले भी शिकायत की थी, लेकिन आरोपी टीचर मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात करके कार्रवाई से बच गया और फिर से स्कूल में बच्चों के सामने बदजुबानी करने लगा। क्या बोल रहे हो तुम? हम जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कल तो तुम सही थे। कल भी सही थे, आज भी सही है। निकल क्यों नहीं अधिकारी के सामने? अधिकारी के सामने हम क्यों करें? हम अपनी इमेज क्यों खराब करें? हमको अकल बता रही है। तो आज क्यों खराब कर रहे हो? तू आज क्यों इमेज खराब कर रहे हो? देख रहे हो? आशीष कुछ बोलोगे? थोड़ा देख लो। आरोपी सहायक टीचर की इन हरकतों के बाद पीड़ित प्रिंसिपल ने इस बार डीएम से शिकायत की है, जिसके बाद सचिन यादव के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करके सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या में मोक्षदायिनी सरयू एक बार फिर से उफान पर। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। पहाड़ों पर बारिश, मैदानी इलाकों में आफत। खतरे के निशान के पास सरयू, अयोध्या में बर्बादी की आहट। बारिश बेशक पहाड़ी इलाकों में हो रही है, लेकिन उसका खौफ मैदानी इलाकों में भी है, जिसका सूरत हाल बता रही है अयोध्या की ये तस्वीर। अयोध्या में खतरे का निशान 92.730 सेंटीमीटर है। सरयू नदी उससे मात्र 39 सेंटीमीटर नीचे यानी कि 92.330 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिन में सरयू के सैलाब में लगातार बढ़ोतरी ही होगी। खतरे का निशान है वह बढ़ता जा रहा है, लेकिन निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सबको चेतावनी भी दी है कि जिससे जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को खाली कर दें, जिससे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। स्थिति का जायजा लेते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को ऊपर और सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अभी 39 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। सैलाब के सितम से बचना है तो कुदरत का सम्मान जरूरी है, वरना इसकी ताकत के आगे किसका बस चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सरयू के बाद अब देखिए घाघरा नदी की स्थिति। पहाड़ी बारिश ने गोंडा में दहशत की स्थिति ला दी है। घाघरा नदी खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गई है, जिससे कटान का खतरा भी बढ़ गया है। कुदरत की इस असीम ताकत ने पूरे गोंडा में गदर मचा रखा है।
जल प्रलय की तस्वीरें हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। बेतरतीब बारिश के बाद नदियों का उफान सब कुछ लीलने को आमदा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से शारदा, सरयू और गिरजा बैराजों पर 2,87,491 क्यूसेक पानी घाघरा नदी में छोड़ा गया है, जिससे घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के बहुत करीब है। इस वजह से घाघरा नदी के किनारे बसे गांव के लोगों में दहशत बरकरार है। घाघरा नदी बांध से हटकर बह रही है। नदी का जलस्तर कम हो रहा है, जिससे कटान का खतरा भी बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव वालों को किसी भी अप्रिय घटना की तुरंत जानकारी देने की अपील की है। हम लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं। 24 बाढ़ चौकी हमारी बनेगी। लेखपाल अलर्ट हैं बिल्कुल। 2 तहसीलों में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, वहाँ भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बांध हमारा सुरक्षित है। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। बाढ़ का सामना करने के लिए अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और 300 नाव गश्त में लगा दी गई हैं। साथ ही 24 बाढ़ चौकियों को सक्रिय किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बाढ़ और बारिश से उत्तराखंड में हालात खराब हैं। आज रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे गिरता है। तो ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर आगे नरकोटा की हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से हाईवे पर पूरी चट्टान गिर जाती है। गनीमत रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। तो पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आकर के गिरा, उसी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गनीमत वाली बात ये है, राहत वाली बात ये है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे वो सुरक्षित हैं, कोई हानि यहाँ पर नहीं हुई। और नरकोटा के पास ये लैंडस्लाइड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश और बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बार तो मॉनसून सीजन में पहाड़ी दरकने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही हो रही है। पहाड़ों से गिरने वाले मलबे की वजह से रुद्रप्रयाग, जोशीमठ और विकासनगर में कई मार्ग बंद हैं, जिससे राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना सिर दर्द बन गया है। नरकोटा के पास नेशनल हाईवे पर बार बार गिरता मलबा राहगीरों की मुश्किल बढ़ा रहा है। गुरुवार को नेशनल हाईवे पर फिर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे मार्ग घंटों तक बाधित रहा। उधर जोशीमठ में भी बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे हाईवे की हालत ऐसी हो गई है मानो कोई पथरीला रास्ता हो। इस तस्वीर को जरा देखिए। ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, मगर बरसाती नाले की वजह से हाईवे की हालत देखिए कितनी खराब हो गई है। उधर बारिश की वजह से केदार घाटी में जनजीवन प्रभावित है। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम की हेली सेवाएं प्रभावित हुई हैं। जिले में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है, जिस कारण जो है जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके अलावा जिले के 19 मोटर मार्ग भी बंद पड़े हुए हैं। इनका जिला मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। इस समय हम मौजूद हैं केदार घाटी के गुप्तकाशी में और कह सकते हैं कि मौसम इस समय यहाँ का लगातार जो है बारिश जारी है। बारिश के कारण जो है कि जो हेली सेवाएं हैं वह भी बंद है। आप ठीक सामने देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। इस घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी ना होने के कारण जो है हेली सेवाएं, जो एकमात्र हेली सेवा है वह भी संचालित नहीं हो पा रही है। इस बारिश का असर जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जो 4 धाम यात्रा है, केदारनाथ धाम की यात्रा है, यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। विकासनगर में भी कालसी चक्राता रोड पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ और रोड पर लंबा जाम लग गया। जेसीबी की मदद से काफी देर बाद मलबा साफ हुआ, तब कहीं जाकर हाईवे पर आवाजाही शुरू हो पाई। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित, जोशीमठ से रणजीत, विकासनगर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। पृथ्वीराज चौहान जिस दिल्ली के सम्राट हुआ करते थे, उसी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उनकी प्रतिमा लगाने पर विवाद शुरू हो गया। गाजियाबाद के करहेड़ा इलाके में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाने को लेकर तनातनी का माहौल पैदा हो गया है। बताया गया कि मूर्ति बिना अनुमति के लगाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने आपत्ति जाहिर की है। ये उस महान
उन सम्राट की प्रतिमा है जिसने दिल्ली और भारत को सुरक्षित करने के लिए कई सफल लड़ाइयां लड़ी और जीती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को लगाए जाने की इजाजत नहीं है। दावा किया गया है कि एक अनजान शख्स ने पुलिस से बिना परमिशन मूर्ति लगाए जाने की शिकायत कर दी। ये मूर्ति तो लग गई, लेकिन इस मूर्ति को ढक दिया गया, क्योंकि जो पूर्व विधायक है अमरपाल शर्मा, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस से भी गांव वालों की काफ़ी झड़प हुई, जिसके बाद ये निर्णय निकला कि इस मूर्ति की परमिशन लेने के बाद ही इस मूर्ति को ओपन किया जाएगा। बिना परमिशन के मूर्ति लगाए जाने का पुलिस ने विरोध किया, जिससे थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया और लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। फिलहाल मूर्ति को ढककर रख दिया गया के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि ये प्रतिमा बिना परमिशन के लगाई जा रही है। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंची तो उनसे परमिशन मांगा गया, तो वास्तव में परमिशन अभी उनके पास नहीं थी। इस सूचना पर जैसे वाला है कि लाल वाला ठीक है, मूर्ति को अनावरण से अभी रुकवा दिया गया। नेक्स्ट ब्रेक। गाजियाबाद के करहेड़ा में ही कुछ लोगों का मानना है कि जिस द्वार पर मूर्ति लगाई जानी थी वो पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने बनवाया था और अब उस द्वार को हटाकर वहां मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसका अमरपाल शर्मा खुद ही इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि खुद अमरपाल शर्मा ने इस बात से इनकार कर दिया। पुलिस को क्यों फोन करेंगे? पहली बात तो ये तो आज मूर्ति लगवा रहे हैं, पंडित अमरपाल शर्मा ने तो 2013 में लगवा दिया। माना जा रहा है कि मूर्ति के लिए परमिशन की सभी औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मूर्ति के लिए एक तरफ गांव की जनता है तो दूसरी तरफ गाजियाबाद प्रशासन है। ऐसे में मूर्ति करहेड़ा गांव में स्थापित कब और कैसे होगी, देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।